नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुमनश्री एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं मध्ययुगीन चित्रशैली और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं संतलत कालीन स्थापत्य कला। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। आज के टॉपिक की हम बात करें तो वो है कला एवं स्थापत्य। क्लास 7th की हम बुक पढ़ रहे हैं और उसमें ये लेसन है और इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मध्ययुगीन चित्रशैली। मध्ययुगीन चित्रशैली के दो प्रधान केंद्र हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दो प्रधान केंद्र हैं। पहला जो प्रधान केंद्र है इसका पश्चिम का क्षेत्र आता है और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र आता है। अब इनके प्रधान केंद्रों की हम बात करते हैं कि भाई जो पश्चिमी भारत है उसका जो प्रधान केंद्र रहा है वो कौन सा था चित्रशैली का, और उत्तर पूर्वी का जो अगर हम बात करें तो उसका जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है। तो पश्चिम भारत, अगर मैप में आप देखेंगे पश्चिम भारत की ओर, तो गुजरात और राजस्थान जो है वो इसका प्रधान केंद्र रहा है, और उत्तर और पूर्वी भारत की ओर देखें तो बंगाल और बिहार जो है इसका मुख्य जो केंद्र है वो रहेगा। यानी चित्रकला शैली जो है उसके दो प्रधान केंद्र रहेंगे। अगर हम पश्चिम भारत की ओर देखेंगे तो गुजरात और राजस्थान इसका मुख्य केंद्र है, और उत्तर पूर्वी भारत का की ओर देखें तो बंगाल और बिहार जो है वो इसके प्रधान केंद्र रहेंगे। अब बात करते हैं इनकी जो कथाएं हैं वो किस पर आधारित होती है उसके विषय पर। तो इन दोनों ही केंद्रों के जो विषय हैं वो जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित होते हैं। यानी इनके जो चित्र बनते थे वो किस पर आधारित होते थे, तो जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित होते थे, और इसीलिए इसे कहा जाता है पाल शैली। पाल शैली में जो चित्र बनाए जाते थे वो अधिकतर जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित होते हैं। साथ ही साथ ये चित्र जो हैं वो किस पर बनते थे, तो वो है ताड़पत्र और कागज पर बनाए जाते हैं, और इसीलिए इन्हें पोथी चित्र भी कहा जाता है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि पाल शैली है उसमें किस किस विषयों पर जो है चित्र बनाए जाते हैं, साथ ही साथ ये जो चित्र हैं वो किस पर बनाए जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। बात करें कि इस शैली की अगर हम पहचान की बात करें तो भाई पहचान कैसी होगी उसके बारे में हम बात करें तो इस शैली की पहचान के लिए जैसे गरुड़ सी आगे निकली हुई एक नाक होती है, पतली आंखें होती है, छोटी छोटी इनकी जो है ठुड्डी होती है, ऐठी हुई उंगलियां होती है, पतली कमर होती है। तो इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम चित्र भी देखेंगे तो उसके हिसाब से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए ये जो शैली है पाल शैली की बनी हुई महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण की यह तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं, और उत्तर पूर्वी भारत की है पाल शैली है। और आप अगर इसमें देखेंगे तो इस शैली की जो पहचान है वो है गरुड़ से आगे निकली हुई नाक आप देखेंगे। और अगर इस तरह से भी नहीं पहचान में आए तो देखिए इनकी जो आंखें हैं पतली आंखें हैं, और इनकी जो ठुड्डी है यानी कि जिसे हम ठोड़ी बोलते हैं वो छोटी है। और इससे भी अगर नहीं पहचाने तो आप इनकी कमर पर देखें कि जो कमर है बिल्कुल पतली कमर इसमें बनाई गई है। ये आपको इस तरह से याद करना होगा कि जो ये पाल शैली में बनी हुई है उत्तर पूर्वी भारत की महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण की ये शैली में बनाई गई तस्वीर है, चित्र है इनका। और इसमें अगर रंगों की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से जो रंग हैं वो काम में लिए जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर इन चित्रों में आप देखें तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ इसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है, और पीले रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस चित्रकला शैली के अंदर सबसे ज़्यादा देखेंगे इन चित्रों को पहचानने के लिए तो इसमें लाल रंग का प्रयोग होगा, साथ ही साथ नीले रंग का प्रयोग होगा, और पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इनकी रेखाओं में एक जैसी मोटाई होती है। इसे आप देखें तो इसमें पीले रंग का भी प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ इनकी जो रेखाएं हैं वो एक जैसी मोटी है, कहीं पर भी कहीं ज़्यादा मोटी नहीं है, कहीं बिल्कुल बारीक भी नहीं है, इस तरह से ये दिखाई दे रही है। तो ये जो शैली में बना हुआ जो चित्र है वो आप देखें महात्मा बुद्ध का ये चित्र है, उत्तर पूर्वी भारत का है ये, और उस शैली में ये बना हुआ है। और उत्तर पूर्वी भारत का जो प्रधान केंद्र रहा है वो है बंगाल और बिहार। तो इस तरह से ये जो शैली में बना हुआ चित्र है इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं।
जैसा कि इनमें मैंने बताया कि चित्रों में लाल रंग का प्रयोग हुआ है, नीले रंग का प्रयोग हुआ है और पीले रंग का भी प्रयोग किया गया है। रेखाओं में एक जैसी मोटाई होती है। पश्चिमी भारतीय शैली से ही राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पश्चिमी भारतीय जो शैली है उसी से ही राजस्थानी चित्रकला की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में कौन कौन सी इमारतें जो है वो बनाई गई थी, इन इमारतों को किन किन शासकों ने बनाया और ये इमारतें जो हैं आज कैसी लगती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के साथ में ही एक नए स्थापत्य कला ने जन्म लिया। पश्चिमी एशिया के प्रभाव से भारत में मस्जिदें बनने लगी, यानी कि पश्चिमी एशिया का प्रभाव जो था वो यहाँ पर पड़ने लगा। और उससे पहले सबसे पहले भारत में जो बनी है वो क्या बनी थी, मस्जिदें। इस्लामिक शैली का देश में सबसे पहला जो भवन है वो दिल्ली के पास बना है, मेहरौली में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पास है दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार। देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में भी हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुतुब मीनार के बारे में भी पढ़ेंगे। किस कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया, साथ ही साथ जो मस्जिद थी वो किसने बनाई, किन शासकों ने बनाई, और यह जो बनी है इमारतें वो दिखने में कैसी लगती है, तो हम उसको भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की है। इस मस्जिद की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई, जिसे कि लाख बख्श और कुरान खां की उपाधियों से सम्मानित किया गया है। और ऐबक जो है एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। इस्लामिक पद्धति पर निर्मित भारत में बनी ये प्रथम मस्जिद जो है मानी जाती है। और भी इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली और अजमेर में मस्जिदें बनाई गई थी। उसमें से हम पहली मस्जिद की हम बात कर रहे हैं जो 1195 से 99 के बीच में ये बनी है। इस्लामिक पद्धति पर निर्मित है और भारत में बनी ये प्रथम मस्जिद है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये मस्जिद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था इसका निर्माण। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो किला है राय पिथौरागढ़ के स्थान पर यह निर्मित है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मस्जिद का जो निर्माण है वो 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर जो है इसका निर्माण करवाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। और अक्सर जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा जाता है यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं कि ऐसी कौन सी मस्जिद बनी है जो 27 जैन मंदिरों के ध्वंसा अवशेषों पर बनी है या जैन मंदिरों के ध्वंसा अवशेषों पर बनी है, कहाँ बनी है, किसने बनवाई है। तो ये आपके सामने पूरी की पूरी जो जानकारी है वो मैंने आपको दी है। हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित है या ये भारत में बनी इस्लामिक पद्धति पर निर्मित जो प्रथम मस्जिद है वो बनी गई है, मानी गई है। और इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। दूसरी जो बनी मस्जिद है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो दूसरी मस्जिद बनी थी वो थे 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। और इसका जो निर्माण है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की पद्धति पर इसका जो निर्माण है वो करवाया है। 2.5 दिन में इसका निर्माण हो गया, इसी कारण से इसे जो है कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो मस्जिदें हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई है, इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में ही कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है 1199 में। सूफी संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया है। और निर्माण कार्य शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा इल्तुतमिश पूरा करवाएंगे। तो प्रश्न बन सकता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किस सूफी संत की स्मृति में करवाया गया है, तो वो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके द्वारा करवाया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया है। और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये कन्नौज विजय का स्मारक चिन्ह भी माना जाता है। इसकी जो इमेज है वो हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये कितने ऊंचाई पर है, कितनी मंजिल की है। तो आपको ये चित्र के द्वारा समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा।
ये जो इमेज आप देख रहे हो ये कुतुब मीनार की है। कई बार आपने इसे फोटो में देखा होगा और कई जो विद्यार्थी हो सकता है कि वहाँ जा कर के देख कर आए हों। तो ये कुतुब मीनार है, इसकी जो इमेज है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देश और विदेश के कई जो सैलानी है वो इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसकी जो विशेषता है, ये माना जाता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 242 फीट है। नीचे से ये चौड़ी है और ऊपर से जाकर के ये पतली हो जाती है। और दूसरी इमेज जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 5 मंजिली ये वर्तमान में इमारत है। 242 फीट की ऊंचाई है। नीचे से ऊपर की ओर देखें तो ये पतली है। आप देख सकते हैं कि नीचे से इसकी जो चौड़ाई है, लेकिन ऊपर जाकर के ये पतली हो जाती है। और इसके जो बाहर की तरफ है, यानी बाहरी भाग पर अरबी और फारसी में लेख अंकित है। पास से भी हम इसे देखेंगे। और प्रारंभ में यानी शुरुआत में ये 4 मंजिला थी। फिरोज तुगलक के समय में चौथी मंजिल पर बिजली जो है वो गिर जाती है और काफ़ी क्षतिग्रस्त होती है। उसके बाद में ये उसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करेंगे। और सिकंदर लोदी के काल में देखें तो 5वीं मंजिल के क्षतिग्रस्त होने पर वो उसकी जो मरम्मत है वो करवाएंगे। वर्तमान में कुतुब मीनार जो है 5 मंजिल की, मैंने आपको बताया। पहले जो 3 मंजिल है वो बाहर की ओर से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है और ऊपर की 2 मंजिल में अंदर की तरफ से लाल बलुआ पत्थर है और बाहर सफ़ेद पत्थरों का जो है प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये जो कुतुब मीनार है वो आपने देखा। और हम पास से भी देखेंगे जिसमें कि इसमें अरबी और फारसी के जो लेख हैं वो अंकित है। कुतुब मीनार की यह तस्वीर जो है बहुत नज़दीक से है। आप इसे देखें, 242 फीट ऊंचाई पर है। 5 मंजिला ये इमारत है। बाहर की ओर से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि यहाँ पर लाल जो है बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। कुछ आकृतियाँ इस पर बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाहर की ओर अरबी और फारसी में जो लेख है वो अंकित हैं। देखिए, फारसी, अरबी और फारसी भाषा तो हमें आती नहीं कि इन्होंने क्या लिखा इसके ऊपर है। तो इस तरह से जो आकृतियाँ हैं इस पर जो बनी हुई है, इस तरह से ये लाल और बलुआ पत्थरों का इसमें प्रयोग हुआ है। आप स्पष्ट रूप से इसे देखें और बड़ी सुंदर आकृति है इसकी, देखने में भी काफ़ी आकर्षक है। बहुत से देशी और विदेशी जो पर्यटक हैं वो हर समय इसे देखने के लिए आते रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप सुमनश्री एजुकेशन चैनल को सर्च करते हैं तो एक वीडियो जो है बीच में आता है सुमनश्री के नाम से। देखिए, जहाँ पर ये रेड कलर का जो निशान है वो लग रहा है ये सुमनश्री एजुकेशन चैनल का नहीं है। इस तरह का कोई भी वीडियो जो है अपलोड नहीं किया गया है इस सोर्स से, और न ही ये मेरा जो है चैनल से संबंधित है, रिलेटेड है। तो आप जब भी सुमनश्री एजुकेशन चैनल को आप सर्च करेंगे तो ये वीडियो जो है वो बीच में आता है। लेकिन आप इसका मतलब ये ना समझें कि ये सुमनश्री एजुकेशन चैनल से संबंधित है, क्योंकि सुमनश्री एजुकेशन चैनल जो है वो सिर्फ एजुकेशन से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है। तो इस तरह की जो जानकारी किसी बच्चे ने मुझे, स्टूडेंट्स ने जो है वो अवगत करवाया कि साहब आपकी जो है ये वीडियो है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप गलतफहमी के शिकार ना हो, ये वीडियो इस चैनल से संबंधित नहीं है। ये जो बात थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। दूर से मैंने ये कुतुब मीनार की 2 जो तस्वीरें हैं, एक पास से ली है, एक दूर से ली है। देखिए, आप आराम से आप स्पष्ट रूप से इसे देखें। ये जो इमारत है ये नीचे से चौड़ी है, ऊपर जाकर के पतली हो जाती है। बाहर की ओर अगर आप देखें तो स्पष्ट रूप से लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऊपर की मंजिल पर सफ़ेद पत्थर का प्रयोग हुआ है और लाल पत्थरों का प्रयोग अंदर की ओर हुआ है। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक में मैंने जो इमारतें हैं उसके बारे में मैं बात करी। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें, और आपको ये टॉपिक पढ़ने में कितना अच्छा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।